लव बियॉन्ड द एजेस। चैप्टर 4। अब तक आपने सुना, पिया कॉलेज से घर आ जाती है। अब आगे। पिया पल भर के लिए रुकी, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर हल्की मुस्कान लाकर बोली, कुछ नहीं हो बेटा, बस तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर आराम करूंगी फिर ठीक हो जाऊंगी। इतना कहकर वह तेजी से अपने कमरे में चली गई और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर खड़ी अनाया को कुछ एहसास हुआ, कुछ तो ठीक नहीं है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या। पिया बाथरूम के अंदर जाकर शावर ऑन कर दिया। ठंडा पानी उसके ऊपर गिरने लगा, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थीं। आंसू लगातार बह रहे थे। वह दीवार से टिककर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी सिसकियां कमरे में गूंजने लगी, पर पिया को पता था अनाया बाहर होगी, इसलिए जल्दी से अपना मुंह हाथ में दबा लिया ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। आंसू अब भी उसकी हथेलियों को भिगो रहे थे। पिया अपने मन में दर्द भरी आवाज़ में बोली, पहली बार किसी से इतनी नफरत हो रही है, इतनी कि उसका नाम भी अब तकलीफ देने लगा है। मैं इस इंसान के नाम तो क्या, इसकी परछाई को भी कोसों दूर रखूंगी। नहीं चाहती अनाया को कॉलेज में कुछ पता चले, और मैं जानती हूँ वो बहुत ज़िद्दी है। अगर उसे ज़रा भी एहसास हुआ तो वो सच जानकर पीछे पड़ जाएगी। मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि कोई भी सवाल उसका रास्ता ना रोक सके, जहाँ इस इंसान की परछाई हम तक ना पहुँच सके। हाँ, यही सही रहेगा, यही करना होगा। पिया कुछ देर तक ठंडे पानी में बैठी रही, फिर गहरी सांस लेकर बाहर निकली। बाहर आते ही उसने देखा कि अनाया अभी भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। पिया बिना कुछ कहे सीधा क्लोजेट की तरफ बढ़ गई और जल्दी से अपने कपड़े बदल कर आई। अनाया ने उसे देखते ही घबराई हुई आवाज़ में पूछा, मॉम, आप ठीक तो हैं ना? आपकी आंखें इतनी लाल और सूजी हुई क्यों हैं? प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, कुछ मत छुपाइए हमसे। पिया ने हल्की मुस्कान लाने की कोशिश की और उसके गालों को दोनों हाथों में थामते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस तबीयत खराब थी, इसलिए आंखें ऐसी दिख रही हैं। थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, और तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, तेरे अलावा है ही कौन मेरा। अनाया की बात सुनकर पिया की बात सुनकर अनाया ने धीरे से मुस्कराया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी हल्की सी चिंता थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है मोम, लेकिन अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं पास ही हूँ। इतना बोलकर अनाया बाहर चली गई। वहीं पिया बस उसे जाते हुए देखती रही। रात के 8 बज चुके थे। पिया ने खुद को नॉर्मल किया और कमरे से बाहर निकलकर किचन में चली गई। वह काम में खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब भी कई बातें चल रही थी जो उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। रियान राय ठाकुर का विला। बड़े से विला की दूसरी मंजिल पर बालकनी के किनारे एक शख्स खड़ा था। चांद की ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें वो पूरी तरह डार्क थी। सिगरेट उसके होठों के बीच दबी थी और वह एक एक करके लंबे कश ले रहा था। धुआं उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था, लेकिन उसकी नज़रें चांद पर टिकी थीं। रियान राय ठाकुर, वही मुस्कान, वही खतरनाक अंदाज, वही चेहरा। तभी पीछे से जूतों की आवाज़ गूंजी, भारी कदमों की आहट, धीमी मगर मजबूत। रिहान के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई। बिना मुड़े ही उसने धीरे से सिगरेट निकाली, उसकी राख झाड़ी और ठंडी आवाज़ में बोला, आखिर आ ही गए। वह अब भी चांद को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह आदमी अपना सिर झुकाते हुए उसके करीब आया और बोला, सर, सर,
ये रही सारी डिटेल्स जो आपने मंगवाई थी। रियान ने बिना उसकी तरफ देखे फाइल ली और जाने का इशारा किया। आदमी चुपचाप पीछे हट गया, लेकिन रियान वहीं खड़ा रहा। अपनी सिगरेट के कश लेते हुए उसने फाइल खोली। पहला पेज। पिया मल्होत्रा। नीचे उसकी तस्वीर गिरी। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अब तक डर नहीं था। रियान के चेहरे पर वही जानलेवा मुस्कान आई। उसने तस्वीर को देखा और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। हर एक डिटेल, हर एक इन्फॉर्मेशन। अचानक वह हंस पड़ा, मगर यह हंसी नॉर्मल नहीं थी। यह ठंडे तूफान जैसी थी। तुमने रियान राय ठाकुर को थप्पड़ मारा था ना? उसने सिगरेट निकाल कर नीचे फेंकी और अपने जूतों से उसे मसलते हुए हल्की सीटी बजाने लगा। धुन धीमे धीमे हवा में घुल रही थी। रियान ने तस्वीर पर उंगलियां फिराई और धीमी आवाज में कहा, अब रियान राय ठाकुर बताएगा तुम्हें कि वह कौन है। एशिया का माफिया किंग। मेरा नाम सुनकर लोग कांपते हैं और तुमने मुझे थप्पड़ मारा था ना? उसकी आंखों में अब एक खतरनाक खेल की चमक थी। इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी पिया मल्होत्रा, और वो कीमत तुम्हें खुद पता चलेगी बहुत जल्द। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर हल्की रोशनी फैली थी। पिया चुपचाप अपने खाने की प्लेट को देख रही थी, लेकिन उसके मन में एक अलग ही उथल पुथल मची थी। दूसरी तरफ अनाया अपने फ़ोन पर कुछ देख रही थी, लेकिन उसने नोटिस कर लिया था कि उसकी मॉम आज कुछ ज़्यादा ही खामोश है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद पिया ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और बोली, अनाया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अनाया ने तुरंत फ़ोन साइड में रखा और थोड़ा आगे झुककर बोली, हाँ मॉम, बोलिए, क्या बात है? पिया ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश की और नर्म लहजे में बोली, अनाया, मैं जानती हूँ कि हम इस शहर में कहीं और शिफ्ट हो जाएं, किसी दूसरी सिटी में जहाँ तुम्हारी स्टडी पर और अच्छे से फोकस किया जा सके। अनाया ने एक सेकंड के लिए अपनी माँ की तरफ देखा, फिर हंसते हुए बोली, मॉम, आप मजाक कर रही हैं ना? मुंबई इंडिया की टॉप सिटीज़ में से एक है। लोग यहाँ पढ़ने आते हैं और आप कह रही हैं कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और ऊपर से आप जिस कॉलेज की प्रोफेसर है, मैं भी वहीं पढ़ती हूँ। इससे बेहतर कॉलेज तो हो ही नहीं सकता। पिया ने उसकी नाराज़गी महसूस की, लेकिन हार मानने के मूड में नहीं थी। बेटा, हर चीज़ सिर्फ पढ़ाई से नहीं जुड़ी होती है। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। अनाया ने सीधी आंखों में देखते हुए कहा, आप मुझसे कुछ छिपा रही हैं ना मॉम? सच सच बताइए, क्या हुआ है? पिया ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। खुश नहीं हो बेटा, बस मुझे लगता है कि एक नई जगह तुम्हारे लिए बेहतर होगी। अनाया अब पूरी तरह सीरियस हो चुकी थी। उसने हाथ क्रॉस किए और बोली, मॉम, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ मेरा करियर, मेरे दोस्त, मेरी ज़िंदगी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। यह मेरा डिसीज़न फाइनल है। पिया समझ गई कि अनाया को मनाना इतना आसान नहीं होगा। वो अपनी ज़िद पर अड़ी थी। अनाया अब पूरी तरह सीरियस हो चुकी थी। उसने हाथ क्रॉस किए और बोली, मॉम, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैं इस शहर को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ मेरा करियर है, मेरे दोस्त हैं, मेरी ज़िंदगी। यह मेरा डिसीज़न फाइनल है। पिया समझ गई कि अनाया को मनाना इतना आसान नहीं होगा। वह अपनी ज़िद पर अड़े रहने वालों में से थी। जिस वजह से पिया मन में सोच रही थी, अभी उससे अभी उससे कुछ नहीं कहूँगी, सुबह आराम से फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। दोनों ने चुपचाप अपना डिनर फिनिश किया और अपने अपने रूम में चले गए। सुबह 9 बज चुके थे, लेकिन पिया अभी भी अपने कमरे में सो रही थी, जबकि आमतौर पर वह इतनी देर तक कभी नहीं सोती थी। दूसरी ओर अनाया अब तक पूरी तरह से तैयार होकर डाइनिंग हॉल में आ चुकी थी, लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो पिया वहाँ नहीं थी। अनाया ने सोचा कि शायद वह किचन में होगी, लेकिन जब वह वहाँ गई तो पिया वहाँ भी नहीं थी। अब न ही ब्रेकफास्ट तैयार था। यह देखकर अनाया को थोड़ी चिंता हुई। वह सीधे अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसे पिया सामने से आते हुए दिख गई।
पिया को देखते ही अनाया तेजी से उसके पास गई और परेशान होते हुए बोली, मम्मा क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? अभी तक आप तैयार भी नहीं हुई और न ही ब्रेकफास्ट बनाया है। अनाया ने फिक्र भरी आवाज़ सुनकर पिया को हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सॉरी बेटा, आज ज़रा देर हो गई। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। पिया ने अनाया ने पिया को रोकते हुए कहा, मॉम रहने दीजिए, आपको भी तो कॉलेज जाना है। जाने दीजिए, हम लोग कैंटीन में ही खा लेंगे। वैसे भी अगर आप अभी किचन में लग गई तो और लेट हो जाएंगे। पहले आप तैयार हो जाइए, फिर हम साथ चलते हैं। अनाया की बात सुनकर पिया एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने हल्की सांस ली और धीमी सी स्वर में कहा, अनाया, मैं आज कॉलेज में नहीं जा रही। अपनी माँ की बात सुनकर अनाया चौंक गई। उसने पिया को हैरानी भरी नज़रों से देखा और तुरंत बोली, मॉम, आप सच में ठीक तो हैं ना? अचानक कॉलेज छोड़ने की बात क्यों कर रही हैं? तभी मेन एंट्रेंस की डोरबेल बजी। उसकी आवाज़ सुनते ही पिया अचानक चुप हो गई। उसने अनाया की ओर एक नज़र डाली और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। चलते चलते उसके मन में सवाल उठा, इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? उसने दरवाज़ा तो खोला तो सामने दो आदमी खड़े थे जिनके हाथों में कुछ कागज़ थे। पिया ने एक्साइटमेंट उत्सुकता से उनकी तरफ देखा। उनमें से एक आदमी ने सीधे पूछा, क्या यह पिया मल्होत्रा का घर है? हमें उनसे बात करनी है। पिया ने हल्की हैरानी के साथ जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही पिया मल्होत्रा हूँ। आप कौन और क्या बात है? तभी उनमें से एक आदमी ने गंभीर लहजे में कहा, हम कोर्ट की तरफ से आए हैं। यह घर अवैध है, बना हुआ है। इसे तोड़ने का आदेश जारी हो चुका है। आपको अपना सामान समेटने के लिए आज शाम 6 बजे तक का समय दिया गया है। इसके बाद हम इस घर को गिराने की कार्रवाई शुरू कर देंगे। पिया के चेहरे के जैसे रंग उड़ गए। वह कुछ पल के लिए निशब्द खड़ी रही, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उन आदमी की बात सुनते ही अनाया घबरा कर दौड़ती हुई पिया के पास आई। फिर पिया ने कड़े लहजे में उन आदमियों से कहा, आप ऐसे कैसे हमारे घर को तोड़ सकते हैं? यह मेरा घर है और मेरे पास इसके कानूनी कागजात है। आदमी ने बिना झिझके जवाब दिया, भले ही आपके पास कानूनी कागजात हो, लेकिन वे असली नहीं हैं। असली दस्तावेज हमारे पास हैं। चाहें तो आप खुद पढ़ सकती हैं। पिया ने झटके से उनके हाथ से पेपर्स लिए और पढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में उसके हाथ कांपने लगे और कागज़ खुद ब खुद नीचे गिर गए। अनाया ने घबरा कर फ़ौरन पेपर्स उठाए और जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कागज़ पर साफ लिखा हुआ था, यह घर अवैध रूप से बनाया गया है और इसे तोड़ने का आदेश जारी किया गया है। वे आदमी इतना कहकर चले गए, लेकिन पिया अब भी दरवाजे पर खड़ी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह कैसे हो सकता है? उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था। अनाया घबरा कर उसकी ओर बढ़ी और उसके कंधे पकड़कर रोते हुए बोली, मॉम, मॉम, क्या सच में हमारा घर टूट जाएगा? हम इसे ऐसे बिखेरते हुए कैसे देख सकते हैं? इस घर में हमारी कितनी सारी यादें हैं। आप इसे बचा लेंगी ना मॉम? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। पिया ने अपनी बेटी की हालत देखी तो खुद को संभालते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लिया और नर्म लहजे में बोली, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। यह हमारा घर है, हमारी ज़िंदगी में जुड़ा हिस्सा। मैं इसे टूटने नहीं दूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूंगी सब। यह कहकर उसने अनाया को गले से लगा लिया। फिर अपनी आंखों में के आंसू पोंछते हुए तेजी से अपने कमरे में गई। अपनी अलमारी खोली, सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स निकाले और बिना देर किए बाहर निकल गई। उसके चेहरे पर चिंता साफ थी, लेकिन इरादा मजबूत। वह किसी भी हाल में अपने घर को बचाने के लिए लड़ने को तैयार थी। पिया तेजी से पुलिस स्टेशन में दाखिल हुई। फिर चेहरे पर घबराहट लिए सांसें तेज चल रही थी। वह सीधा रिसेप्शन पर पहुंची और कांपती आवाज़ में बोली, मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, बहुत ज़रूरी है, प्लीज़। ड्यूटी पर बैठे कांस्टेबल ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या बात है मैडम?
मेरा घर को तोड़ने का आदेश दिया गया है। मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। कांस्टेबल ने अंदर जाने का इशारा किया। पिया जल्दबाजी में इंस्पेक्टर के केबिन में पहुंची। सर, मैं पिया मल्होत्रा हूँ। मेरे घर को तोड़ने का आदेश दिया गया है, लेकिन मेरा घर अवैध नहीं है। प्लीज़ आप कुछ करिए। इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा। अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह लीगल मामला है। आपको वकील से बात करनी चाहिए। पिया का दिल बैठ गया, लेकिन हार मानने का वक्त नहीं था। वह अब एक नामी वकील के पास पहुंची। उसके हाथों में कागज़ का बंडल था, आंखों में उम्मीद की किरण। सर, मैं अपने घर को बचाना चाहती हूँ। ये सारे कागज़ हैं, आप देख लीजिए, कोई तो रास्ता होगा। वकील ने पेपर्स पर सरसरी नज़र डाली, सिर हिलाते हुए बोला, देखिए, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है तो इसे रोकना मुश्किल है। हाँ, आप अपील कर सकती हैं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। पर मुझे शाम 6 बजे से पहले कुछ करना होगा। पिया की आवाज़ कांप रही थी। वकील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी कुछ नहीं किया जा सकता। अब वह भागते हुए नगर निगम के दफ्तर पहुंची। वहां के अधिकारी से मिलते ही उसने हाँफती हुई आवाज़ में कहा, सर, यह घर अवैध नहीं हो सकता। मेरे पास इसके पेपर्स हैं। कृपया कुछ कीजिए। अधिकारी ने पेपर्स लिए, एक सरसरी निगाह डाली और ठंडी आवाज़ में बोला, देखिए मैडम, यह आदेश ऊपर से आया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो होगा, कोई तो रास्ता, कोई अपील। पिया ने आंखों में उम्मीद की चमक लिए हुए कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब वह एक आखिरी उम्मीद लेकर एक स्थानीय नेता के पास पहुंची। बड़ी मुश्किल से मिलने का समय मिला। सर, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। मेरे पास सारे कागज़ हैं, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा। नेता ने हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हर एक जगह एक ही जवाब, कुछ नहीं हो सकता। पिया के कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। चेहरा उतरा हुआ था, माथे पर पसीना था। दिन ढलने लगा था और शाम 6 बजे का वक्त करीब आ रहा था। लेकिन उसके दिल में अब एक ही आस थी, मैं हार नहीं मान सकती, मैं हार नहीं मान सकती। पिया के कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। पिया ने बहुत कोशिश की, हर तरफ से हार चुकी थी। अनाया बेचैनी से गेट के पास खड़ी थी, बार बार फ़ोन मिलाती, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसकी नज़र सड़क पर थी। जैसे ही पिया थकी हारी धीमे कदमों से आती दिखी, वह दौड़कर उसके पास पहुंची। मॉम, आप कहाँ थी? फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? कुछ हुआ? पिया ने उसकी आंखों में देखा, आवाज़ भारी थी। बहुत कोशिश की अनाया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मतलब? अनाया का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पुलिस स्टेशन, वकील, नगर निगम, नेता, सब जगह गई, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, हम कुछ नहीं कर सकते। अनाया के हाथ पिया के हाथों के कांपते हाथों पर कस गए। अब क्या करेंगे मॉम? पिया की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने रोते हुए बोला, पता नहीं बेटा, अब क्या होगा। मुझे नहीं लगता हमारा घर बच पाएगा। अनाया ने उसकी बात को रोकते हुए बोली, नहीं मॉम, आप ऐसा मत बोलिए। यह हमारा घर है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तभी बुलडोज़र की तेज़ आवाज़ गूंजने लगी। एक कार आकर रुकी, जिसे कुछ आदमी उतरे। उन्हें देखकर अनाया और पिया उनके पास गई। एक आदमी ने सख्त लहजे में कहा, मैडम, आपके पास जो समय था वो ख़त्म हो चुका है। अब हमें घर को तोड़ना होगा। अनाया ने गुस्से में आगे बढ़ते हुए बोली, नहीं, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। ये मेरा घर है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। वो आदमी शांत था, लेकिन सख्त आवाज़ में बोला, देखिए मैडम, यह कोर्ट का आदेश है। यह घर गैर कानूनी तरीके से बना है और इसे गिराना होगा। कृपया हमारे काम में रुकावट मत डालिए। पिया की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया था, अब कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अनाया अभी भी लड़ने को तैयार थी। पिया ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हल्की आवाज़ में बोली, बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। अनाया ने अपनी माँ की बात सुनी तो गुस्से और बेचैनी से बोली, नहीं मॉम, ऐसा नहीं हो सकता। कोई कोई ना कोई तो हमारी मदद ज़रूर करेगा। मैं कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी।
इतना कहकर वह बिना रुके पड़ोसियों की तरफ भागी। पिया वहीं खड़ी रह गई। उसे अपने घर के जाने का दुख था, लेकिन उससे भी ज़्यादा दुख अपनी बेटी के लिए हो रहा था। वह चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई। तभी बुलडोज़र की तेज़ आवाज़ गूंजने लगी। मशीन आगे बढ़ी तो पिया धीरे से एक तरफ हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, इतने सालों से हम इस घर में रह रहे थे, फिर मुझे कभी पता क्यों नहीं चला कि यह घर कानूनी तरीके से बनाया हुआ है। वह बेबस होकर अपने घर को टूटने से बचाने की आखिरी उम्मीद ढूंढ रही थी, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। बुलडोज़र आगे बढ़ने लगा, धूल उड़ने लगी और पिया की आंखों के सामने उसका घर टूटने वाला था। लेकिन तभी एक चमकती हुई ब्लैक एसयूवी तेज़ी से आई और ठीक वहीं आकर रुक गई। पिया के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा ठहराव आया, जैसे उसने किसी बुरे सपने को हकीकत में बदलते हुए देख लिया हो। एसयूवी का दरवाज़ा खुला। उसमें से एक आदमी ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ उतरा। वो कोई और नहीं बल्कि रियान था। उसके चेहरे पर हल्की सी मगर जानलेवा मुस्कान थी। पिया की आंखें गुस्से से भर आई। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था नफरत, गुस्सा, बेबसी और कहीं ना कहीं डर। रियान ने अपनी आंखों में एक अलग ही चमक लिए बेहद ठंडे लहजे में पिया को देखते हुए बोला, ओह, तो तुम्हें डर भी लगता है। वो हल्का सा मुस्कुराया, फिर एक कदम और बढ़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, ये तो मुझे पता ही नहीं था पिया। पिया ने खुद को संभालते हुए तुरंत 2 कदम पीछे किए, लेकिन रियान वैसे ही खड़ा था, उसे घूरता हुआ, जैसे उसके हर एक्सप्रेशन को एंजॉय कर रहा हो। फिर उसने बड़ी ही बेपरवाही से अपने हाथ की घड़ी देखी और आवाज़ में हल्की शरारत लाते हुए बोला, वैसे डर के बारे में तो बाद में बात करेंगे। फिर उसने हल्के से सिर घुमाया, पहले बुलडोज़र की तरफ देखा, फिर टूटी हुई पिया की ओर और बड़े ही सुकून भरे अंदाज में बोला, पहले ये बताओ मेरा सरप्राइज़ कैसे लगा। पिया के दिल में जैसे आग लग गई। उसने रियान के चेहरे को गौर से देखा। रियान की आंखों में वही घमंड, वही ठंडापन और वही बेशर्मी थी। पिया को अब समझने में देरी नहीं लगी, ये सब उसी का किया धरा था। पिया ने गुस्से से रियान की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। वह तड़पते हुए बोली, तुम इतने कितने घटिया हो सकते हो रियान। यह तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन तुम इतने नीचे गिर जाओगे यह कभी सोचा नहीं था। तुमसे एक पल भी बात करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रियान ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी जैकेट की कॉलर ठीक किए और ठंडे लहजे में बोला, अभी तो तुमने कुछ देखा ही नहीं पिया, यह तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर दिखाऊंगा। हर दिन हर लम्हा मैं तुम्हें यह एहसास कराऊंगा तुमने जिस इंसान से टकराने की गलती की वह कितना बेरहम हो सकता है। और हाँ, वह थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, मुझे सिर्फ घटिया समझने की गलती मत करना, मैं उससे भी कहीं ज़्यादा हूँ। रियान ने एक नज़र बुलडोज़र की तरफ डाली और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई चीज़ लेट हो और ख़ासकर मेरा सरप्राइज़। उसने हल्के से सिर घुमाया और सख्त लहजे में कहा, काम शुरू करो, टाइम हो गया है, गिरा दो इस घर को। उसके इतना कहते ही बुलडोज़र आगे बढ़ गया और अगले ही पल पिया का घर टूटने लगा, दीवारें दरकने लगी, छत ढहने लगी और टुकड़े टुकड़े होकर उनकी यादों का बसेरा मिट्टी में मिलने लगा। पिया बस खड़ी देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, रियान के लिए नफ़रत। गुस्से में तड़पती हुई वह रियान की ओर मुड़ी और झपट कर उसका कॉलर पकड़ लिया। आंखों में जलती हुई नफ़रत के साथ गरजती हुई बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रियान, एक दिन तुमसे इसका बदला ज़रूर लूँगी। रियान को जैसे उसकी हालत से मज़ा आ रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। रियान ने झटके से पिया की कमर पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए दांत खींचकर फुसफुसाया, और हाँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ने भी नहीं दूंगा पिया। उन दोनों की आंखों में जलती नफरत थी। पिया ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन
रियान की पकड़ मजबूत थी। उसके नज़दीक होने का एहसास ही पिया के लिए घुटन भरा था। वह और छटपटाने लगी, तब जाकर रियान ने उसे झटके से छोड़ दिया। पिया ने खुद को संभाला। उसका घर टूट चुका था और जिंदगी भी। उन दोनों की आंखों में जलती नफरत थी। पिया ने खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन रियान की पकड़ मजबूत थी। उसके नज़दीक होने का एहसास ही पिया के लिए घुटन भरा था। वो और झटपटाने लगी, तब जाकर रियान ने उसे झटके से छोड़ दिया। पिया ने खुद को संभाला। उसका घर टूट चुका था और जिंदगी भी। वहीं दूसरी तरफ अनाया अपने पड़ोसियों के पास जाकर उनसे मदद की गुहार लगा रही थी। प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, यह हमारा घर है, इसे बचाने में हमारी मदद कीजिए प्लीज़। वह एक एक कोने से मिन्नत कर रही थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। कुछ लोगों ने नज़रें फेर ली तो कुछ ने बहाने बनाकर खड़े रहे। बार बार हाथ जोड़कर अनाया सबको पुकार रही थी। आप सब जानते हैं ना, हम कब से यहाँ रह रहे हैं, प्लीज़ कुछ तो करिए। लेकिन हर कोई चुप था। उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर लौट रही थी और उसकी उम्मीद धीरे धीरे टूटने लगी थी। पिया का घर अब पूरी तरह से मलबे में बदल चुका था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन जलती हुई नफरत साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ रियान के चेहरे पर वही इवल स्माइल लिए खड़ा था, जैसे उसे अपनी जीत का पूरा यकीन हो। पिया ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए तीखे लहजे में बोली, अब तमाशा खत्म हो गया है, निकलो यहाँ से। रियान ने हल्की मुस्कान के साथ गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा, तमाशा? पिया, मैंने कहा था ना, ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। पिया ने उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए तड़पते लहजे में बोली, आज मेरा घर टूटा है, लेकिन याद रखना, जब मेरा वक्त आएगा तो तुम्हारी पूरी दुनिया बर्बाद कर दूंगी। रियान ने उसकी जलती आंखों को देखते हुए हल्की हंसी के साथ बोला, इंटरेस्टिंग, लेकिन तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर तकलीफ सिर्फ मेरा होगा। पिया का खून खोल उठा। उसने गुस्से में उसे धक्का देते हुए तिखी आवाज़ में बोली, मैं नफरत करती हूँ तुमसे, सिर्फ नफरत। रियान ने झटके से उसकी कलाई पकड़ ली और बेहद धीमी मगर ठंडी आवाज़ में बोला, बस यही तो चाहिए था मुझे। पिया अपनी कलाई छुड़ाते हुए कड़वी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोली, अब तो तुम पर वह भी नहीं आ रही मुझे, ना तो तुम मेरी नफरत के काबिल हो, ना ही दया के। रियान उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी हंसी के साथ बोला, दया? एक दिन इसी दया की भीख मांगोगी तुम मुझसे। इतना बोलकर रियान अपनी कार की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। वहीं अनाया रोते हुए अपनी माँ के पास भागी, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही अपने टूटे घर पर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। सब कुछ बिखर चुका था। उसके सपने, उसकी यादें, उसका बचपन सब मलबे के नीचे दब चुका था। वह अपनी माँ से लिपट कर पिलक पड़ी, मॉम, मॉम हम हार गए, हमारा घर टूट गया, हम कहाँ जाएंगे मॉम, हमारा घर। पिया उसे सीने से लगाते हुए उसके बालों को सहलाने लगी, फिर उसके आंसू पोंछते हुए धीरे से बोली, नहीं अनाया, हम हार नहीं मानेंगे। बस एक घर टूटा है, हमारा हौसला नहीं। घर तो हम फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम टूट गए तो कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अनाया सुबकते हुए सिर हिलाती है तो पिया उसकी हथेलियां थामते हुए मुस्कुरा कर बोली, तो बस फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम फिर से खड़े होंगे, पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर। तभी दोनों के कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ पड़ी, अनाया। पीछे मुड़ी, सामने एक शख्स खड़ा। उसे देखते ही उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई, लेकिन पिया उसके चेहरे पर गुस्से की लपटें साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ कहने ही वाली थी कि अनाया ने बिना सोचे समझे दौड़कर सामने वाले शख्स को गले से लगा लिया और बेसब्री से बोली, रियान, तुम यहाँ? पिया का पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया। इस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनाया क्या कर रही है और क्यों।
वहीं रियान ने बड़ी ही मासूमियत से उसकी पीठ थपथपाई और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, असल में मैं यहाँ से गुजर रहा था तो टूटा फूटा घर दिखा और फिर तुम भी, सोचा ज़रा पूछ लूँ क्या हुआ ये सब। उसके चेहरे पर एकदम मासूमियत थी, जैसे इस बर्बादी से उसका कोई लेना देना ही नहीं, लेकिन पिया उसकी हर अदा पढ़ सकती थी। अनाया ने रियान को थोड़ा पीछे हटाया, उसकी आंखों में देखती हुई घुटे हुए शब्दों में बोली, रियान, हमारा घर, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मम्मी ने इतनी मेहनत से बनाया था इसे, और अब देखो सब खत्म हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन वह बोलती रही, कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं था। कोई नहीं, हम सब देखते रहे, सब उजड़ गया। रियान ने उसकी बातें ध्यान से सुनी, उसकी मासूमियत और उसका दर्द महसूस किया। तभी अनाया ने पीछे पिया की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, वैसे मॉम, रियान सिर्फ मेरा सिर्फ दोस्त नहीं, ये मेरा स्कूल का सीनियर था। लेकिन हमारे बीच रिश्ता सिर्फ सीनियर जूनियर का नहीं, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी था। पिया ने हल्की सी भौहें चढ़ाई, जबकि रियान ने एक जानलेवा मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। बेस्ट फ्रेंड, उसने हल्की हंसी के साथ दोहराया। अनाया ने सर हिलाया। हाँ, सबसे ज़्यादा क्लोज। हम सब कुछ शेयर करते थे, लेकिन स्कूल के बाद कुछ सालों तक कांटेक्ट नहीं हो पाया। रियान ने एक गहरी सांस ली और हाथ जेब में डालते हुए बोला, तो अब जब फिर से मिल गए हैं तो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही तुम्हारी मदद करने का हक भी बनता है ना। पिया ने तुरंत गुस्से में बोली, हमें तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। रियान उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन अनाया ने तुरंत पिया की तरफ देखा और बोली, मॉम, हमें रियान के साथ जाना चाहिए। आखिर हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई जगह नहीं है। जैसे ही अनाया ने अपनी बात खत्म की, उसने पिया की तरफ देखा, लेकिन पिया की आंखों में इस वक्त सिर्फ गुस्सा था। वह रियान को घूरते हुए बोली, हमारी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं रियान, हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं। रियान ने ठंडी आवाज़ में बोला, और तुम्हारी मम्मी से भी यही उम्मीद थी। अनाया ने पिया का हाथ थामते हुए कहा, मॉम प्लीज़, हमें रियान की मदद की ज़रूरत है। पिया का दिल कर रहा था वह अपनी बेटी को सब कुछ बता दे, उसे समझाए कि रियान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन चाह कर भी वह कुछ नहीं कह पाई। उसकी ज़ुबान बंद थी, दिल बेबस। रियान ने एक नज़र पिया पर डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बहुत बहस हो गई, गाड़ी में बैठो। पिया ने गुस्से से रियान की तरफ देखा और ठंडी आवाज़ में बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी और अनाया भी नहीं। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है रियान। रियान ने अपनी जगह से एक कदम धीमा कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में गहरी ठंडक थी, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। उसने अपनी जेब से कार की चाबी निकाली और उंगलियों के बीच घुमाते हुए एक नज़र पिया पर डाली। अच्छा, तो तुम सच में सोच रही हो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है? उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि सिर्फ पिया ही सुन सके। पिया अपनी मुट्ठियों को कसकर भींचने लगी, लेकिन उसने खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उसने गहरी सांस ली और तीखी नज़रों से रियान को देखते हुए बोली, लगता है एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता कि हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। रियान ने हल्के से हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने पिया के और करीब आकर ऐसे फुसफुसाया कि अनाया को कुछ सुनाई ही ना दे। देखो पिया, अगर तुम नहीं चाहोगी तो भी तुम्हारी बेटी मेरे साथ ज़रूर चलेगी। पिया का चेहरा सख्त पड़ गया, लेकिन उसके अंदर हलचल मच गई। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। रियान ने हल्के से सिर झुकाया, जैसे पिया को मना रहा हो, लेकिन उसके शब्द केवल पिया के कानों तक पहुँचे। तुम जानती हो ना, मैं इतना शरीफ नहीं हूँ, और अगर तुम्हारी बेटी मेरे साथ जाएगी तो मुझे शराफत की उम्मीद मत करना, और जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर ही लेता हूँ। पिया का गला सूखने लगा। रियान ने अपनी आंखें उसकी आंखों में गड़ा दी। उसकी आवाज़ अब और भी धीमी हो गई। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपनी बेटी के साथ मेरे साथ चलो, या फिर मैं उसे अकेले ले जाऊं।
चाहे मर्जी से या ज़बरदस्ती, होगा वही जो मैं चाहता हूँ। या तो तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ चलो, सिर्फ तुम्हारी बेटी के साथ नहीं। पिया ने अनाया की तरफ देखा, जो मासूमियत से उनकी बातचीत को समझने की कोशिश कर रही थी। रियान ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक नकली नरमी थी, जैसे वह पिया को समझा रहा हो। मुझे तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। मैं तो बस तुम्हारी और अनाया की भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन उसके शब्दों के पीछे की धमकी पिया अच्छी तरह समझ गई थी। उसने घबरा कर एक नज़र अनाया पर डाली, जो अब भी मासूमियत से खड़ी, बेखबर उसकी माँ को किस दुविधा में डाला जा रहा था। रियान ने एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए कहा, सोच लो पिया, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। पिया की आंखों में गुस्सा था, बेबसी और डर सब एक साथ उमड़ रहे थे। क्या मान जाएगी पिया रेयान के साथ जाने के लिए? और आखिर क्यों चाहता है रेयान पिया को अपने साथ ले जाना? आखिर क्या है उसके इरादे पिया के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए लव बियॉन्ड द एजेस, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ शेयर योर रिव्यूज़।